तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के अध्याय 5 से 10 तक ले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 में के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी जल्दी लाइन में आ जाइए, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। पहला चैप्टर है, अध्याय 5 है। अध्याय 5 के पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिए? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिए? ऑप्शन ए है 1943 में, ऑप्शन बी है 1942 में, 1941 में, 1939 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अमरकांत मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत की, रामचंद्र शुक्ल की, बाबूराम सक्सेना की, गुणाकर मूल्य की। तो मौत का नगर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, बाबूराम सक्सेना की, अमरकांत जी की, गुणाकर मूल्य की। तो बीच की दीवार किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकांत जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। इस ऑप्शन ए है रुक जाना, भाग जाना, मर जाना, मार देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग जाना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर में, विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंगलों में। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? नलिन रोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, रामविलास शर्मा की, अमरकांत की। तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत की रचना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविवार को। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहादुर तुमको अपनी माँ को याद आती है ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, लेखक, अमरकांत, कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला पूछती है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या के लिए शॉर्ट क्लास है, शॉर्ट रिवीजन फास्ट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत, किशोर, कमलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर कितने वर्ष का था? 10 11 वर्ष का, 12 13 वर्ष का, 13 14 वर्ष का, 9 10 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 13 वर्ष का था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? खुश बहादुर, दिल बहादुर, गुल बहादुर, कुल बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल से भागकर आया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसलय, कासु, केस, किशोर। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशोर नाम था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 रुपये। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के साले ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला प्रश्न है, एक मिनट। क्वेश्चन 17 है, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, फौजी, नौकर। तो बहादुर कौन था? तो नौकर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक। तो बहादुर कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, शहर घूमने के कारण, माँ के मार के कारण, ब्रह्मवंश के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ के मार के कारण। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1925 में, 1935 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में, खगड़िया में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलिया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, महादेवी वर्मा की, अमरकांत की। तो मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत की। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नगर के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए, जिंदगी और जोक के लिए, साहित्य के अकादमी पुरस्कार के लिए। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौत के नगर के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अमरकांत किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण से, भारत रत्न से, ग्राम सेविका से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंचल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, भूटान का, नेपाल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का, अंगूठी चुराने का, गहने चुराने का, मोती चुराने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? मालिक, साहब, बाबूजी, साहब जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी को निर्मला किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हा राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के मन में, बहादुर के मन में, निर्मला के, लेखक के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण,
यह माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में परिवर्तन आने के कारण। सी फॉर चाइना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये, 13 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाइना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? बहन के पास, माँ के पास, चाची के पास, नानी के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहारी बाबू। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, चोरी में, डकैती में, चरवाही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, युद्ध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह, मछली, ठेस, बहादुर। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दूल्हे राजा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, अशोक वाजपेयी की, गुणाकर मूल्य की, अमरकांत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की चाची, लेखक की बहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक का साला, बी फॉर बिहारी बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, आरा से, छपरा से, बक्सर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलिया से, फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक का साले का पुत्र, लेखक का भाई का पुत्र, लेखक का चचेरे भाई। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो इसका राइट आंसर जाएगा लेखक का पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब नेक्स्ट चैप्टर है कुछ, चैप्टर नंबर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर नंबर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है क्यों कहते हैं? मार्क्सवाद, निर्वाद, भौतिकवाद, समाजवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिकवाद। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? क्रीट की सभ्यता से, एंथ्रेस की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, इनमें से सभी। तो सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहारी बाबू, एंथ्रेस की सहायता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, सेली और ब्रायन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहारी बाबू, यूनान के थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, जारशाही में थी, मिस्र थी, सोवियत रूस थी, इटली थी, इजराइल थी। तो जारशाही में थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, सोवियत रूस थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916 में, 1921 में, 1917 में, 1920 में। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः गीता रामायण की, रामायण महाभारत की, उपनिषद की, महाभारत रामायण की। तो व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामायण और महाभारत की। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की, जगदीश गुप्त की, नामवर सिंह की, डॉक्टर नागेंद्र की। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कवि मतलब पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि रामविलास शर्मा की। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, साहित्य के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 है, एक मिनट। क्वेश्चन 9 है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 52, 1949 से 53, 1950 से 51, 1947 से 52। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी फॉर बिहारी बाबू, यानी कि 1949 से 1953। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, साहित्य के सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, जड़ होता है, प्रतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि पराधीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। एंथ्रेस किस महादेश में है? यूरोप महादेश में, एशिया महादेश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। एंथ्रेस किस महादेश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूरोप महादेश में है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बैरायन किस भाषा के कवि है? हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी अंग्रेज के। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रामविलास शर्मा की, रघुवीर सहाय की, मुक्तिबोध की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, यानी कि रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा, संस्कृति की, परंपरा का मूल्यांकन की, अभिनयों की, तो नोवेद खान में इबादत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, यानी परंपरा का मूल्यांकन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम होता है, मध्य उत्तम, अधम होता है, व्यंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी अधम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, राफाल लियोनार्डो द विंडो एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनान की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार। तो इसका राइट आंसर आएगा, शेक्सपियर क्या थे? तो शेक्सपियर नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित किए गए हैं? निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित की गई है? 5 खंडों में, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 खंडों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को, 14 अक्टूबर 1916 को, 12 अक्टूबर 1914 को, 16 अक्टूबर 1918 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी 10 अक्टूबर 1912 को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नंदगांव, मथुरा में, उच्च गांव सानी में, हरनौत बिहार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गांव सानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, डॉक्टर मुरली मनोहर जी की, दिनकर जी की। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू रामविलास शर्मा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जारशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? टॉल्स्टॉय थे, ऑलिवर थे, थॉमस हार्डी थे, वाल्टर स्कॉट थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉल्स्टॉय थे। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? नैसर्वादी सभ्यता को एक नैतिक नैतिकवादी सभ्यता को एक एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी कि पूंजीवादी सभ्यता को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लैटिन 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 कौन कवि है? वर्जिल, वारायन, शेक्सपियर, रेन मारियल के। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, तारसपत का संपादन किसने किया था? तारसपत का संपादन किसने किए तारसपत में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा, यानी 7। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आज्ञे ने तारसपत कब संपादित किया? 1941 में, 1943 में, 1947 में, 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, यानी 1943 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शहीद रामविलास शर्मा को किस कृति पर प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार? मतलब रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ था? प्रेमचंद उनका युग पर, नई कविता और अस्तित्ववाद पर, निराला के साहित्य साधन पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी कि निराला के साहित्य साधन पर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है मित्रवाद से, निरपेक्ष से, सापेक्ष से, द्वंद्वात्मक से। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो द्वंद्वात्मक से, ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मल्लिक की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, नलिनी लोचन शर्मा की। तो इसका राइट आंसर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1999 महाराष्ट्र में, 2001 में मालदा में, 2000 में दिल्ली में, 2002 में कानपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 को दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस सभ्यता व्यवस्था में संभव है? समांती व्यवस्था, समाजवादी में, पूंजीवादी में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की कार्यकारी रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं। अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समांती व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी था, ऊंच गांव सैनी था, ऊंच गांव सानी था, ऊंच गांव सैनी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंच गांव सानी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? मतलब किस चैप्टर में भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है बतलाया गया है? नागरी लिपि, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, नाखून क्यों अमरते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन में बताया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, व्यंग्य है, स्मरण है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, यानी कि निबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न खत्म हो मतलब प्रश्न
7 चैप्टर का खत्म हो गया। अब 8 चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। इसका पहला पहला एडजेक्टिव प्रश्न क्या है? पहला एडजेक्टिव प्रश्न है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ है कहानी है, निबंध है, ललित रचना है, शस्त्रकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ललित रचना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था ब्रह्मपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में, दुलारपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामपुर में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है बिरजू को क्या पहनने का शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा, अंगूठी। तो बिरजू को क्या पहनने का शौक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टोपी पहनने का शौक था, यानी कि बी फॉर बिहारी बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान 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 डांस अकादमी में थी कपिला जी, लीला कृपलानी जी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जगह सी फॉर चाइना, यानी कि इनमें दोनों, ए कपिला जी और लीला कृपलानी जी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बिरजू कितने साल के थे तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? 8 साल के, 9.5 साल के, 10 साल के, 7.5 साल के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, यानी कि 9.5 साल के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया? मैनपुर में, जोधपुर में, जौनपुर में, उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में, सॉरी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है शागिर्द का अर्थ है राही, दोस्त, शिष्य, अपना। तो शागिर्द का अर्थ है क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिष्य। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है पंडित बिरजू महाराज है गायक है, लेखक है, कहानीकार है, नर्तक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि नर्तक थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का शस्त्रकार किसने लिया? रश्मि वाजपेयी, दीपा, सरस्वती, अर्चना। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, पटना में। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पंडित बिरजू महाराज किस लड़कियों को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला को, सीताराम बागला को, गौरी शंकर बागला को, राधा मोहन राय को, इसका राधा राम मोहन बागला को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीताराम बागला को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था ठुमुक लाल, झड़ी लाल, चुन्नू लाल, झुमुक लाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी झुमुक लाल। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी अम्मा, उनकी चाची, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उनकी माँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी 27 वर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बिरजू महाराज अपने पिता के साथ 10वीं और 13वीं करने के बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? 300, 700, 600, 500। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये इकट्ठा किए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में, 1970 में, 1968 में, 1972 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1965 में। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1965 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, भाई का, माँ का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिता का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की खाई किस रूप में है? शहनाई वादक के रूप में, तबला वादक के रूप में, नर्तक के रूप में, संगीतकार के रूप में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्तक के रूप में। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक के, कुचिपुड़ी के, मणिपुरी के, करवा के? तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथक के। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से, डमराव से, इनमें इनमें से किसी में से नहीं, बनारस से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को, 4 जनवरी 1938 को, 4 मार्च 1938 को, 4 फरवरी 1938 को, 4 अप्रैल 1938 को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1938 को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे, प्रसिद्ध नाट्यकार थे, प्रसिद्ध नर्तक थे? तो इसका राइट आंसर है डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि प्रसिद्ध नर्तक थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना, यानी कि कपिला जी से। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से? तो इसका राइट आंसर होगा सी फॉर चाइना, यानी कथक नृत्य से। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हुए? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी, मतलब 8 वर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रश्मि। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, इबादत का अर्थ है उपसाना, इठलाना, ईंट या ईख? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपसाना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रश्मि वाजपेयी, कपिला जी, बिरजू महाराज, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन क्या है? पहले रुक जाइए 1 मिनट। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रश्मि वाजपेयी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6टे, 9वीं, 7वीं, 8वीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर बिहारी बाबू, यानी कि ना, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, सी होगा 7वीं पीढ़ी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज, उनकी अम्मा कहाँ गए? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पंजाब? तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना, लखनऊ गए। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, को बिरजू महाराज को संगीत भारत से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना, यानी कि कपिला जी का। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू महाराज के कितने संतानें थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 संतानें थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज, श्री महाराज, गदोई महाराज, विष्णु महाराज? तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल, यानी कि शंभू महाराज। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शंभू महाराज, एक मिनट हो जाए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के
बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, चाचा थे, भाई थे, पिता थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाचा थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? अम्मा से, चाचा से, बाबूजी से, माँ से, मामा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अम्मा से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वें और 13वें करवाए? मतलब बिरजू महाराज के पिता मर गए थे ना, तो उसके लिए 10वें और 13वें श्राद्ध कराए थे उसके लिए। तो इसका राइट आंसर, बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वें और 13वें काम करवाए थे? तो 2, 4, 3, 5। तो बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 प्रोग्राम करके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादाजी से, नाना से, बाबूजी से, चाचा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाबूजी से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, अमरकांत, महात्मा गांधी, पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सॉरी, अध्याय 8 के एडजेक्टिव समाप्त हो गया। अध्याय नंबर 9 में आते हैं। अध्याय 9 है। अध्याय 9 क्या है? अभिन्यो का पहला एडजेक्टिव प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पहला एडजेक्टिव प्रश्न है, अभिन्यो एक है। अभिन्यो एक है क्या है? शस्त्रकार है, कहानी, निबंध है, ललित रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ललित रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अभिन्यो में था रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी। तो अभिन्यो में था पोप की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, मौन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा यानी कि मौन में। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, जीर्णोद्धार का अर्थ है पुराने को नया करना, पुराने को दबा देना, नए को मिटा देना, पुराने को बेचना। तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल यानी कि पुराने को नया करना। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया? अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया? संवेद, पूर्वग्रह, पहचान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस पूर्व सरकार के द्वारा लाशत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? इंग्लैंड सरकार, फ्रांस सरकार, जर्मन सरकार, भारत सरकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस सरकार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस और यूरोप के एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? पेरिस में, अभिन्यो में, मॉस्को में, रोम में। तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना यानी कि अभिन्यो में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? प्राचीन के, मध्य युग के, आधुनिक युग के, इनमें से सभी के। तो अभिन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि मध्य युग के। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिन्यो कहाँ स्थित है? अभिन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। अभिन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में, इटली में, रूस में, फ्रांस में। अभिन्यो कहाँ स्थित है? ए फॉर एप्पल यानी कि दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रोन नदी कहाँ स्थित है? रोन नदी कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में, इटली में, रूस में, जापान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिन्यो के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी,
अशोक वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभिनयों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्लवला अभिनयों का अर्थ है। बिल्लवला अभिनयों का अर्थ है अभिनयों का नया आदमी, अभिनयों का नया गाँव, अभिनयों का पर्वत, अभिनयों की नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि अभिनयों का नया गाँव। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? इमारत है, पर्वत है, मेरा शत्रु है, ईसाई मठ है। तो ला शत्रुज क्या है? तो इमारत है यानी कि डी फॉर दूल्हे राजा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आंध्र बेत्रा क्या है? आंध्र बेत्रा क्या है? कवि है, कथाकार है, रंग संगीतकार है, कर्मिक है। तो आंध्र बेत्रा क्या मतलब आंध्र बेत्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए फॉर एप्पल यानी कि कवि है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, वेदांत दर्शन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेदांत दर्शन से। अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, विल्लव अभिनयों के बीच कौन नदी है? रोन नदी है, लवार नदी है, सोन नदी है, चाय नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल यानी रोन नदी है। अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आंध्र आंध्र आंद्रे बेतो रेने सौ एलोरा ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविता की रचना की? 20, 30, 25, 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि 25 कविता की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, एक महीना, 7 दिन, 20 दिन। तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल यानी 19 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ की गति की कौन सी विद्या है? कहानी, यथार्थ, वृत्तांत है, उपन्यास है, रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू यानी यथार्थ वृत्तांत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे? कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1914 को, 16 जनवरी 1941 को, 21 जनवरी 1943 को, 6 जनवरी 1940 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 जनवरी 1941 को। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में, करमलीचक बिहार में, इनमें से कोई नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर सी यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नहीं सॉरी गलती है, एक मिनट, दुर्ग छत्तीसगढ़ में होगा। इसका आंसर दुर्ग छत्तीसगढ़ में होगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं की? 5 गद्य, 5 कविता, 7 गद्य, 25 कविता, 27 गद्य, 15 कविता, 17 गद्य, 35 कविता, 27 गद्य। तो इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा यानी कि 35 कविता, 27 गद्य। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, ला मादा मुझले दविन्नो किसकी कृति है? लियोनार्दो विंचो की, पिकासो की, रविंद्रनाथ टैगोर की, विसेंट वैन गो की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल यानी लियोनार्दो दा विंचो की। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगला प्रश्न है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास में लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य, 29 गद्य, 28 गद्य, 30 गद्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 27 गद्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर में, अभिनयों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिनयों में। अगला प्रश्न है, अभिनव क्या है? ईसाई मठ है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। तो अभिनव क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईसाई मठ है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। मतलब पिकासो की प्रसिद्ध रचना कौन सी? ला मतलब मंजले द अभिनव, विल्लव ला अभिनव, नदी के किनारे भी नदी, डी में दे देते हम इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ला मादा मुरली द अभिनव। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है,
क्वेश्चन नंबर 30 है कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है ला शत्रुंज में पूजा पर, मौन पर, यज्ञ पर। इसका राइट आंसर सी पर यानी मौन पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ला शत्रुंज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया? राजा का, व्यापारियों का, ए और बी दोनों, साधारण लोगों का। इसका राइट आंसर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि व्यापारियों का। अगले प्रश्न में आते हैं अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, उज्ज्वलानंद वाजपेयी, कृष्णानंदन वाजपेयी। इसका राइट आंसर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि परमानंद वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाना पुरस्कार है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य गांधी पुरस्कार, दयावती मोदी केवल शेखर सम्मान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, डी फॉर दूल्हे राजा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 अभिन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सीन पर, टेम्स पर, टोन पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोन पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विल्लव क्या है? एक शहर है, एक छोटा गांव है, एक नदी है, एक झील है। इसका राइट आंसर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि एक छोटा सा गाँव है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अभिन्यू में कैसा समारोह हुआ कर आयोजित है? क्वेश्चन नंबर 34 है अभिन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, टोन नदी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोन नदी पर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विल्लव क्या है? विल्लव क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी, एक झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक छोटा सा गांव है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष एक मिनट प्रत्येक वर्ष अभिन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, विश्व कप, धार्मिक, राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल यानी रंग समारोह। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम? लंदन, अभिन्यू, लाहौर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना यानी कि अभिन्यू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिन्यू गए थे? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना यानी कि 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लेखक अभिन्यू क्या लेकर गए थे? लेखक अभिन्यू क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, मेज, पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स, डंडा। तो इसका राइट आंसर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि पुस्तक और टाइपराइटर और टैक्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 के एडजेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। अब कुछ अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर है 10 मछली चैप्टर है। मछली चैप्टर के पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, अमरकांत की, अशोक वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मछली क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, शिक्षा शास्त्र है। तो मछली एक प्रकार की कहानी है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है झोले में कितनी मछलियाँ थी? 2 मछलियाँ, 3 मछलियाँ, 5 मछलियाँ, 4 मछलियाँ। तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना यानी कि 3 मछलियाँ थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है संतु काँप रहा था ठंड से, मतलब डर से, मछली से, ठंड से, मार पड़ने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठंड से, बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि ठंड से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जो मछलियाँ मर जाती है उसके आँखों में झांकने पर, एक मिनट रुक जाइए।
तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहा था? दीदी ने, मामी ने, पापा ने, दुकानदार ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ना सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, दीदी ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतू, दीदी, पापा, मम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतू ने। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, अमरकांत की, अशोक वाजपेयी की, यतीन मिश्रा की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मछली और गोश्त कौन खाता है? माँ, दादी, पिताजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी फॉर बिहारी बाबू यानी कि पिताजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी है ना, जो किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा से, महाविद्यालय से, कठोर की बात से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पर कमरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? बाजार से मतलब कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3, 4, 2, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 मछलियाँ। अगला प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महंतू, भग्गू, नरेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना यानी कि भग्गू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, नारायण कौन था? नारायण कौन था? नौकर था, महंतू था, कथाकार का दोस्त था, दीदी का प्रेमी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहरा क्या है? इमारत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है। तो मोहरा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा यानी कि नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? संतू, भग्गू, दीनू, नरेन। तो कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा यानी कि भग्गू। अब सब ऑप्शन पर नहीं चाहिए, ऑप्शन मतलब मिस्टेक है, मतलब टाइप में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? भग्गू को, माँ को, पिताजी को, संतू को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल यानी कि माँ को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, माँ ने, पिताजी ने, संतू ने। तो इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा यानी कि पिताजी ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था? संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था? बचने के लिए, खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए, काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा यानी कि कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न है, पिताजी ने किससे मारा था, मतलब किसको मारा था? दीदी को, संतू को, माँ को, भग्गू को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीदी को मारा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, भग्गू, दीदी, संतू। तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना यानी कि भग्गू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का, मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का। इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना यानी कि निम्न मध्य वर्ग का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 है, संतू नारायण आपस में कौन है? भाई बहन, चाचा भतीजा, जीजा साला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल यानी कि भाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार, उपन्यासकार के अलावा
और क्या थे? कवि थे, नाटककार थे, आलोचक थे, राजनेता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि राजनेता थे। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आप सब कमेंट में बताइए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1936 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1940 को। तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना, यानी कि 1 जनवरी 1938 को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है। विनोद क्वेश्चन नंबर 24 है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनाथ छत्तीसगढ़ में, नेवरा बिहार में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, नालंदा बिहार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निराला सीजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1988 से 90, 1992 से 94, 1990 से 92, 1994 से 96। इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि 1994 से 1996। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से शुक्ला जी की कहानी संग्रह है नौकर कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पे कमरा। तो शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नौकर की कमीज। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 से दयामोती कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1993 में, 1995 में, 1997, 1999। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1993 में। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि मछली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माँ ने, यानी कि बी फॉर बिहारी बाबू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु, बंतु, भग्गू, जग्गू। तो मछली लेकर कौन भाग गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संतु। क्वेश्चन नंबर 31 है। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विजय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, विकास कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, यानी विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना, यानी कि इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? संतु, महेंद्र, दीदी, माँ। तो इसका राइट आंसर डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि माँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। मछली शीर्षक कहानी के दीदी के प्रेमी का नाम क्या? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम है? संतु, महेंद्र, भग्गू, नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दूल्हे राजा, यानी कि नारायण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, मंदिर में, मकान के नीचे। तो इसका राइट आंसर सी फॉर चाइना, यानी कि मकान के नीचे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? मछली, खिलौना, रुमाल, घड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मछली। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, यानी कि सामाजिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछलियाँ में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? 2, 4, 3, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 मछलियाँ जिंदा थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। आज 5 से हम 10 चैप्टर तक ले हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए, जो कि बिहार बोर्ड 2025 में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 17 फरवरी में पहली सीटिंग में आने वाले प्रश्न हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले प्रश्न में फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।